वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट फाइनेंस। इसमें हम देखेंगे यूनिट 3 का टॉपिक 4 पार्ट 2। ठीक, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। चलिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी कानून की नींव है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, चलिए देखते हैं। पंजीयन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें पहला पॉइंट है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे कानूनी रूप से माल या सेवा की पूर्तिकर्ता सप्लायर के रूप में मान्यता मिल जाती है। वह अपने ग्राहकों से कानूनी तौर पर जीएसटी वसूल सकता है और खरीदारी पर चुकाए गए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक, अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको अपने ऑफिस के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, उसका प्राइस कितना है, 50,000। जब यह कंप्यूटर खरीदने जाता है तो उसको जीएसटी लगता है कितना %? जीएसटी कितना भरना होता है उसको? जीएसटी 9,000 रुपये भरना होता है। ठीक है, जीएसटी तो 9,000 रुपये भर दिया उसने, जीएसटी उसने 9,000 रुपये भर दिया। अब जीएसटी उसने रजिस्टर तो करवा लिया है, अब सोचता है कि ये जो 9,000 रुपये हैं इसको मुझे वापस चाहिए, तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के तहत उसे क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये 9,000 रुपये क्या हो सकते हैं, रिफंड हो सकते हैं। तो उसकी कंप्यूटर की लागत क्या आएगी, स्लो डाउन आएगी। ठीक है, तो उसके कंप्यूटर की जो लागत है वो कम हो जाएगा। इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना इम्पॉर्टेंट है। क्या बेनिफिट मिला उसे ये बेनिफिट मिला कि उसको जो 9,000 रुपये जो जीएसटी के द्वारा वसूल लिया गया था, ठीक है, तो ये इसने आईटीसी के तहत उसको क्या कर लिया, क्लेम कर लिया। तो उसकी कंप्यूटर सिस्टम में खरीदने की लागत कम आ गई। ठीक, तो ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट 2 क्या कहता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए करवाना जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसा कौन है जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। हर किसी को जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी एक सीमा तय है। ठीक, गुड्स के सप्लायर के लिए अगर आप सिर्फ माल बेचते हैं और आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कुछ विशेष श्रेणी में राज्यों के लिए 20 लाख है। मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आपका जो टर्नओवर है वह 40 लाख से कम आता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर एक साल के अंदर 40 लाख से ऊपर आता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ राज्यों में 20 लाख से ऊपर आने पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, सर्विसेज सप्लायर के लिए, सेवाओं के मामले में यह सीमा 20 लाख है। विशेष राज्यों के लिए 10 लाख रुपए है। ठीक, जैसे कि आपने टेंट का बिजनेस स्टार्ट किया और आपको अचानक सजावट का ऑर्डर आ गया, ठीक, सर्विसेज देने का ऑर्डर आ गया, उसमें आपकी एक साल की जो इनकम है, जो टर्नओवर है, अगर वो 20 लाख से ऊपर जाती है तो आपको मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना। जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, पंजीयन के लिए कौन दायी नहीं है, हु इज़ नॉट लाइबल। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ
ऐसा माल या सेवाएं बेचता है जिन पर जीएसटी लगता ही नहीं, कर मुक्त या एग्जैम्प्ट है, उसे पंजीयन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक किसान जो अपनी ज़मीन पर खेती करके उपज करके बेचता है उसे भी पंजीयन से छूट है। जैसे कि हमने बिजनेस में देखा था 40 लाख रुपए से अगर ऊपर टर्नओवर आता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना इम्पॉर्टेंट है। मान लो एक किसान है, ठीक, ये क्या बेचता है, अपने खेत में वेजिटेबल्स उगाता है और इसका टर्नओवर हो जाता है 40 लाख से ऊपर 50 लाख, ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ पहुंच जाता है, ठीक। तो जीएसटी के लिए किसान लायबल नहीं है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। खेती पर, एग्रीकल्चर पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, उस पर इसको छूट मिल जाती है। पंजीयन के लिए कौन दायी नहीं है, किसान दायी नहीं है। जो एग्रीकल्चर में खेती करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, पंजीयन की समय सीमा और प्रक्रिया, टाइम लिमिट एंड प्रोसेस। जिस दिन आपका टर्नओवर तय सीमा को पार कर जाता है, 40 लाख से ऊपर जाता है, यानी आप दायी हो जाते हैं, उसके 30 दिन के अंदर आपको पंजीयन के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, ठीक, जहां आप अपने व्यवसाय के मुख्य स्थान, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के आधार पर अपना राज्य चुन सकते हैं, ठीक। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। फर्स्ट ईयर में आपका टर्नओवर हुआ 40 लाख से कम, मान लो हम 30 लाख ले लेते हैं, 30 लाख ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में आपका जो टर्नओवर है 40 लाख से ऊपर जाता है, ठीक है, 40 लाख से ऊपर चला जाता है, मान लो 50 लाख चला गया, ठीक है। तो ऐसी कौन सी टाइम लिमिट होगी कि हम उस दिन के अंदर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए? वो टाइम लिमिट है 30 दिन के अंदर हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर हम 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मतलब एक नोटिस आता है और हमें पेनल्टी भरना पड़ सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जरूरी दस्तावेज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? देखिए, दस्तावेज इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, कंपनी है, पार्टनरशिप है या फिर एकल स्वामित्व है। चलिए इसका देख लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए? जो बिज़नेस है उसका ऑनर का फ़ोटो चाहिए और पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस के पते का सबूत, जैसे बिजली बिल और पानी का बिल। बैंक खाते का स्टेटमेंट या पासबुक का पहला पन्ना या फिर कैंसल चेक। मान लो एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसका 40 लाख के ऊपर का टर्नओवर आता है, तो अब उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, फ़ोटो लगेगा, फिर पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, ठीक। रजिस्टर्ड ऑफिस, मान लो अगर वो रेंट में लेकर रहता है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट के साथ क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर पानी का बिल लग सकता है, ओके। बैंक खाते का स्टेटमेंट, पासबुक का पहला पन्ना, ठीक, और या तो कैंसल चेक। सबसे ज़्यादा इजी होता है पासबुक का पहला पन्ना, अगर आपके पास है तो उसको जाइए फोटोकॉपी कराइए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। और ये पूरी तरह से पेपरलेस होता है, ठीक। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इतना कोई तोप चंद वाला काम नहीं है, ये पेपरलेस है, ऑनलाइन इजीली हो जाता है, ठीक। लेकिन हर कोई इसे ना करे, जिसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाता है उसको ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। आगे चलते हैं। पंजीयन का निरस्तीकरण, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात आती है यहाँ पर जीएसटी को कैंसिल करने के, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों किया जाता है, कैसे, कौन कर सकता है, ठीक। पंजीयन 2 तरीकों से रद्द हो सकता है, या तो आप खुद अर्जी दें या फिर कोई अधिकारी
खुद इसे रद्द कर सकता है। ठीक, आप खुद अर्जी कब देते हैं? जब आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे किसी और को बेच देते हैं। आपने अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया, ठीक, या फिर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, आप दिवालिया हो रहे थे, इसलिए आपने वो बिजनेस बंद कर दिया। तो उस दशा में क्या कर सकते हैं? अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। आपके बिजनेस का टर्नओवर लिमिट से नीचे आ गया तो आप इसे रद्द करवा सकते हैं। मान लीजिए आपको 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है, ठीक। पहले साल में आपका कितना हुआ था? 50 लाख हुआ था, ठीक है। फिर दूसरे साल में आपका क्या हो गया? यहाँ पर 30 लाख हो गया, ठीक है। 30 लाख का टर्नओवर हुआ, ठीक। तो आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो लिमिट से नीचे आ गया, तो आप इसे रद्द करवा सकते हैं, ठीक। और क्या क्या है जिससे ये रद्द हो सकता है? देखिए, कोई अधिकारी कैसे रद्द करता है। मान लीजिए आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और 6 महीने तक आपने जीएसटी टैक्स नहीं भरा, उस दशा में अधिकारी क्या करता है? आता है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, ठीक। और कैसे? मान लीजिए आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 6 महीने तक आपका काम ही नहीं चल पा रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो उस दशा में कोई अधिकारी आता है और वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कर भुगतान और रिफंड, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड का पहला पॉइंट है कर भुगतान के तरीके, मोड्स ऑफ पेमेंट। जीएसटी सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित मतलब पेपरलेस है। आपको हाथ से चालान भरने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स चुकाने के मुख्य 4 तरीके हैं, ठीक। मान लो आपको 50,000 का जीएसटी भरना है, ठीक, 50,000 का आपको टैक्स भरना है। तो उसके लिए आपको कहीं पर भी मतलब ऑफलाइन भी भरता है, लेकिन ज़्यादा इजीली आपको पड़ेगा ऑनलाइन में, पेपरलेस में, ठीक है। इसके क्या तरीके हैं? आप इंटरनेट बैंकिंग से भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही चुल मच रही है कि नहीं ऑनलाइन में फ्रॉड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ज़्यादा ईजी आपको पेपरलेस में ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चुल मचती है कि नहीं मैं बैंक में जाऊँगा इतनी गर्मी में, ठीक, इतनी धूप में, और वहाँ पर जाके लाइन में लगूंगा, लाइन में लगने के बाद फिर इसके बाद एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरूंगा, फिर इसके बाद जो लिमिट आएगी 10,000, एक बार में 10,000 भरूंगा, दूसरी बार में फिर 10,000 भरूंगा, मतलब ये लंबा प्रोसेस हो जाता है ऑफलाइन का। तो ज़्यादा इजी कौन पड़ेगा? पेपरलेस, जो वेबसाइट के थ्रू आप इसे आसानी से भर सकते हैं, और उसे भरने के ये इंपॉर्टेंट तरीके दिए हुए हैं, ठीक है। कर चुकाने का क्रम, दूसरा पॉइंट है हमारा कर चुकाने का क्रम, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। आप अपनी मर्जी से यह तय नहीं कर सकते कि जमा किया गया पैसा किस महीने के टैक्स से कटेगा। इसका एक पक्का क्रम है। सबसे पहले आपकी पिछले महीने की बकाया टैक्स देनदारी काटी जाएगी, उसके बाद आपके मौजूदा चालू महीने का टैक्स काटा जाएगा, फिर इसके बाद अंत में अगर कोई पेनल्टी या विभागीय मांग है तो वो कटेगी। जैसे कि मार्च के महीने में की बात करें, तो इस महीने में क्या है कि आपने 5,000 रुपये का टैक्स पे करना था। क्या पे करना था? टैक्स पे करना था, जो कि आपने नहीं किया। अब अप्रैल में आपको 10,000 का टैक्स पे करना है। तो जब आप अप्रैल महीने का टैक्स पे करने जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आपके पिछले महीने की बकाया टैक्स देनदारी काटी जाएगी। तो आपके पिछले महीने का पहले ये 5,000 काटा जाएगा, फिर इसके बाद जब आप अगले महीने का पे करोगे 10,000 रुपये, तो आपका यहाँ पर ड्यू दिखाएगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये 5,000 रुपये इस महीने का और भरना पड़ेगा, ठीक। अंत में अगर कोई पेनल्टी या विभागीय मांग है तो वो कटेगी। अगर आपने मार्च महीने का टैक्स पे नहीं किया है, अगर कोई पेनल्टी है तो वो आपको
पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टीडीएस, स्रोत पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का मतलब है कि आप अपने भुगतान करने वाले व्यक्ति पहले से ही थोड़ा सा टैक्स काटकर सरकार को जमा कर दे। जीएसटी में यह मुख्य रूप से सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी या सरकारी एजेंसियां काटती हैं। नियम, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ठेके की कुल वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। यह कटा हुआ पैसा अगले महीने की 10 तारीख तक सरकार को जमा करना होता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे इसको कौन काटता है, टीडीएस कौन काटता है, सरकारी विभाग काटता है और स्थानीय प्राधिकरण। ठीक, मान लीजिए आपने किसी विभाग को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपने 3 लाख रुपए तक का कंप्यूटर सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया? कंप्यूटर सप्लाई किया। ठीक है, कितने का? 3 लाख रुपए का। ठीक है, जो कि ठेके की कुल वैल्यू 2.5 लाख रुपए से क्या है, ज़्यादा है। तो टीडीएस आपका 2% कटेगा। कितना? 6,000 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आपको पेमेंट कितना करेगी? 2,94,000 रुपये। 2,94,000 रुपये पे करेगी और टीडीएस काट लेगा कितना? 6,000 रुपये, मतलब 2% काट लेगा। ठीक है, ये कौन करता है? ओनली गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यह नियम ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर लागू होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले सप्लायर के पैसों में से थोड़ा सा टैक्स काटकर सरकार को जमा करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दुकान नहीं है, आप अमेज़ॉन पर क्या करना चाहते हो, सामान बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने, ये आप वो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो आप अमेज़ॉन पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या आपने सेल किया? मान लो 2,000 रुपये का शूज़ उस प्लेटफॉर्म में डाला। किस प्लेटफॉर्म में? अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म में। ठीक, अब कोई व्यक्ति क्या करेगा, उसको आपके 2,000 के शूज को क्या करेगा, ख़रीदेगा। ठीक है, जैसे ही ये ख़रीदता है 2,000 रुपये में, 2,000 रुपये में जैसे ही ख़रीदता है तो आपको ये जो अमेज़ॉन है वो क्या करता है, इस 2,000 रुपये में से अपना कमीशन काटता है, कमीशन काट लेगा। ठीक, अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म फीस ले लेता है। ठीक, अपना कुछ कमीशन काट लेगा और कुछ अमाउंट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब कुछ टीसीएस काट लेगा। टीसीएस मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जो बचेगा, मान लो इसने अपना कमीशन भी काट लिया और टैक्स भी पे कर दिया, किसको? गवर्नमेंट को। पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, तो आपके पास कितना अमाउंट पहुंचेगा? मान लो यहाँ पर 1,500 पहुंचेगा। ठीक है, तो ये होता है टीसीएस, जो प्लेटफॉर्म फीस और ये ई कॉमर्स कंपनियां काट कर गवर्नमेंट को पे करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देरी से भुगतान पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। अगर आप सही समय पर टैक्स नहीं भरते तो आपको अपनी जेब से भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल लेट, अगर आप निर्धारित समय में टैक्स नहीं भरते तो आपको 18% सालाना ब्याज की दर से देना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपको 10 अप्रैल को टैक्स पे करना था और आपने पे नहीं किया और 10 दिन आगे डेट बढ़ गया, मान लो 20 अप्रैल आ गया, 20 अप्रैल आ गया। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टैक्स भर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 18% के हिसाब से वो 10 दिन का ब्याज आपसे लेगी और आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फेक क्लेम, अगर आपने चालाकी से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया या अपना
टैक्स जानबूझकर कम दिखाया तो सज़ा के तौर पर यह ब्याज 24% सालाना हो जाती है। जैसे कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना फर्जी बिल दिखाकर टैक्स भरते हैं, फर्जी बिल दिखाकर टैक्स भरते हैं। अगर ये गवर्नमेंट को पता चलता है तो हमें सालाना कितना टैक्स भरना होगा, ब्याज दर से 24%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर रिफंड, टैक्स रिफंड। अगर आपने गलती से ज़्यादा टैक्स दे दिया, आपका इनपुट टैक्स बच गया, तो आप रिफंड मांग सकते हैं। इसके लिए GST RFD फॉर्म भरना होगा। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, भोपाल में हैं। ठीक, भोपाल में आपकी क्या है, शॉप है। आपने प्रोडक्ट को, अपने शॉप के प्रोडक्ट को कहाँ भेज दिया, इंदौर भेज दिया। तो कायदे से आपको क्या भरना चाहिए था, CGST और SGST। ठीक, 9% ये भरना था, 9% ये भरना था, लेकिन आपने गलती से क्या भर दिया, IGST भर दिया। ये IGST कब लगता है, जब एक राज्य दूसरे राज्य पर ट्रेडिंग होती है, मतलब बिजनेस होता है, मतलब एक राज्य से प्रोडक्ट भेजा जाता है दूसरे राज्य में, तब क्या लगता है, IGST लगता है। और MP के अंदर ही अगर आप जैसे भोपाल से इंदौर भेज रहे हैं तो क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा आपको। ठीक है, भोपाल में थे, आपकी भोपाल में दुकान थी। ठीक, आपने प्रोडक्ट कहाँ भेजना था, इंदौर भेज दिया। इंदौर भेजने के बाद आपको कायदे से CGST और SGST भरना था, लेकिन आपने गलती से IGST भर दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, रिफंड मांग करना चाहिए। उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, GST रिफंड 01 फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म भरना होता है और उनमें बताना होता है कि गलती से मुझे CGST SGST भरना था, लेकिन मैंने IGST भर दिया या फिर UTGST भर दिया। ठीक, तो आपको इजीली यहाँ पर टैक्स रिफंड मिल जाता है। ओके, सो लास्ट में थैंक यू। आई होप को आपको ये पार्ट 2 समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का पार्ट 3 बचा हुआ है, तो उसको जल्दी हम आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।